पहले आप सबों को शुभ संध्या। एक बार पुनः मैं कक्षा की शुरुआत करने की घोषणा करता हूं। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कक्षा डिस्टर्ब हो गई थी और मैं पुनः ज्योग्राफी के अंतिम कक्षा में आप सबों का स्वागत है और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद। जैसा कि जानकारी में है कि हम लोग ज्योग्राफी के अंतिम कक्षा में आर्द्रता आर्द्रता बादल, वर्षा, चक्रवात और बूस्टर फैक्ट को हम लोग देखेंगे और इस तरह से हम लोग आज इस सारी कक्षा को सम्मिलित रूप में समाप्त करने की घोषणा कर देंगे जो विगत महीने से चल रहे थे। और उसके बाद 20 तारीख से आपकी इकोनॉमिक्स की कक्षा शुरू हो जाएगी जो 6-6 घंटे करके लगभग 4 दिन अभी तत्काल चलेगी। 20, 21, 22, 23, 24, 25 भी, और यदि 26 को आपका मन हुआ तो 26 को भी। तो खुद सोच सकते हैं कि 6-6 घंटा जब आपकी कक्षा चलेगी तो आप इकोनॉमिक्स में बहुत जल्द कई चैप्टर को आप कवरेज कर लेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि इसी महीना में इकोनॉमिक्स को भी हम मूर्त रूप दे दें और जिससे कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो बीपीएससी की परीक्षा का लगभग 40 to 50% भाग है तो उस पर हम अलग से फिर अगले महीना 1 तारीख से उस कक्षा को ले लेंगे। फिर 1-2 टेस्ट देंगे। जितना आप पढ़ते हैं, जितना चैप्टर आप एक दिन में देखते हैं, कम से कम 2 चैप्टर देखते हैं तो 2 चैप्टर पे एक टेस्ट होना ही चाहिए। ज्योग्राफी में जैसे आपने टेस्ट दिया, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने टेस्ट दिया, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में टेस्ट दिया, तो कई टेस्ट आपने इस क्रम में दिया है। और जो आगे हैं और जिन्होंने मॉनिटरिंग किया है तो वो तो निश्चित रूप से ये लाभ हुआ होगा, और जो सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो उसकी तो कोई बात ही नहीं। मैं जिस स्तर पे पढ़ा दिया हूँ, बीपीएससी तो है ही, और यूपीएससी के भी फाउंडेशंस को आप मजबूत कर लेंगे जिससे कि भविष्य में कठिनाई नहीं होगी। आप लोग में से एक आध दो भी उस योग्य हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी। आर्द्रता, जैसा कि मैंने कहा कि आर्द्रता छोटे छोटे टॉपिक में छुटा हुआ और बीपीएससी के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता होती है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः पुनरावृत्ति कर दूं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। और इसे मापने वाले जो यंत्र हैं उसे हम हाइग्रोमीटर कहते हैं। हाइग्रो इसे मापने वाले यंत्र को हम हाइग्रोमीटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि हमारी जो जलवाष्प वायुमंडल में 4 से 5% ही होती है। दोनों बातों को लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। इसे हाइग्रोमीटर से मापा जा सकता है। इसे हाइग्रोमीटर से मापा जा सकता है। इसे हाइग्रोमीटर से मापा जा सकता है। हाइग्रोमीटर से मापा जा सकता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में जलवाष्प 4 से 5% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प 4 से 5% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4 से 5% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4 से 5% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4 से 5% तक होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 4 से 5% तक होती है। और जल वायुमंडल में तीनों रूपों में होता है। और जल वायुमंडल में तीनों रूपों में होता है। जैसे जैसे जल वायुमंडल में तीनों अवस्था में होता है। जैसे गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में, जैसे गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में, तरल अवस्था में जल की बूंदे के रूप में, तरल अवस्था में जल के बूंदों के रूप में, और ठोस अवस्था में
और ठोस अवस्था में हिमकण के रूप में। तो ये तीनों रूप में होता है, ये तीनों फॉर्म में होता है, तीनों रूप में होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गैसीय अवस्था। तीन अवस्था होती है मुख्य रूप से, जलवाष्प के रूप में। दूसरा होता है तरल, लिक्विड में है जल की बूंदें, जल की बूंदें। और तीसरा है ठोस, ठोस है आपके हिमकण, हिमकण। हिमकण, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा अब आइए, आर्द्रता के कितने प्रकार होते हैं। आर्द्रता के 3 प्रकार हैं। यदि आप देखें तो आर्द्रता के 3 प्रकार को आप यहां लिख सकते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहां से अब आपकी कंसेप्चुअल और फैक्चुअल पढ़ाई की शुरुआत होती है। फैक्ट तो है ऊपर में भी है, जो साधारणता पूछा जाता है। तो पहला है निरपेक्ष आर्द्रता। तो पहला है निरपेक्ष, निरपेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता मतलब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उपस्थित जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में हम जानते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में हम जानते हैं, इसको लिखिएगा। और इसे हम ग्राम प्रति घन मीटर से निरूपित करते हैं। और इसे ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर से हम निरूपित करते हैं। इसे किससे हम निरूपित करते हैं, इसकी इकाई क्या है, तो ग्राम प्रति घन मीटर। ध्यान रखेंगे, निरपेक्ष आर्द्रता की इकाई ग्राम प्रति घन मीटर, ग्राम प्रति घन मीटर। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या हुई, एक निश्चित मात्रा में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। अब आइए दूसरा, विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है। विशिष्ट आर्द्रता क्या होती है, एक निश्चित वजन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, एक निश्चित वजन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा तो हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे हम विशिष्ट आर्द्रता के नाम से, विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जानते हैं। विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जानते हैं। और ये इसे जरूर ध्यान में रखिए। इस तरह से इस विशिष्ट आर्द्रता मतलब आर्द्रता के 3 प्रकार हैं या 3 रूप है, निरपेक्ष और विशिष्ट। और तीसरा रूप है वो है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता नाम से यह स्पष्ट है, सापेक्ष, रिलेटिव। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है।
वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प और जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को हम सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है तुलना, तो लिखेंगे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा और वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा एवं 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 जलवाष्प ग्रहण करने की मात्रा, जलवाष्प ग्रहण करने की मात्रा, करने की मात्रा का अनुपात, मात्रा का अनुपात सापेक्ष, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है, सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। यही आर्द्रता से संबंधित जितनी बातें हैं उसे आप याद करके रख लेंगे। समझा दिया गया और लिखवा भी दिया गया, तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होगी या होनी चाहिए। आर्द्रता में इतनी बात जरूर याद करके रखिए। अब आता है हमारा बादल, और बादल को अब हम लोग, मेरा आज का टॉपिक जो था ऊपर में मैंने लिखा था आर्द्रता, बादल, वर्षा, चक्रवात। तो आर्द्रता समझ में सबको आ गई कि आर्द्रता क्या है। तो आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है और इसे हम हाइड्रोमीटर से मापते हैं। 4 से 5% तक सामान्यतः होता है वायुमंडल में जलवाष्प, और ये तीनों रूपों में उल्लेखनीय है कि जल तीनों रूपों में होता है, और इसी क्रम में गैस, जलवाष्प, तरल जल की बूंद और ठोस हिमकण। फिर मेरे द्वारा बताया गया कि इसके जो 3 रूप हैं वो 3 रूप कौन कौन से हैं, तो निरपेक्ष है, इसके बाद विशिष्ट है और सापेक्ष। तो विशिष्ट में आप गलती कर सकते हैं, इसलिए विशिष्ट को ध्यान में रख लीजिए कि विशिष्ट आर्द्रता किसे कहते हैं, तो एक निश्चित वजन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जानते हैं। तो और तो सब कॉमन है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प मात्रा एवं जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को हम सापेक्ष आर्द्रता के नाम से जानते हैं, और निरपेक्ष आर्द्रता हुआ कि एक निश्चित मात्रा में उपस्थित जलवाष्प की जो मात्रा है उसे हम निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में जानते हैं, जिसे ग्राम प्रति घन मीटर से हम निरूपित करते हैं। इतनी बात आपके जहन में होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की याद रहे कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक रहेगी आर्द्रता उतनी अधिक होगी। नोट लिखिए, नोट। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर, वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है एवं क्लास में क्लास में ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे कि जलवाष्प की वायु में जलवाष्प की अधिक मात्रा होने पर वायु की आर्द्रता क्या होती है, अधिक होती है, और वायु का तापमान कम होने पर भी, और लिखिए वायु का तापमान कम होने पर, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता, जैसे अभी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है। तो यही है आपका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी।
अब आइए कंडेंसेशन, संघनन किसको कहते हैं, तब हम लोग बादल पे चलेंगे। संघनन का ही रूप है बादल, तो पहले संघनन को जानिए तब बादल को जानिए। तो लिखिएगा संघनन, 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 इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन में होता है कि जल गैसियस अवस्था से, जल जब गैसियस अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिणत हो जाता है तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम संघनन के नाम से जानते हैं। लिखेंगे जल जब, जल जब, जल जब गैसीय अवस्था से, गैसीय अवस्था से, गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में परिणत हो जाते हैं, में परिणत हो जाता है, परिणत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कंडेंसेशन के नाम से, संघनन के नाम से जानते हैं। उसे हम संघनन के नाम से या कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। साइन कर लेंगे। बादल संघनन का ही एक रूप होता है, बादल संघनन का ही एक रूप होता है। बादल, बादल संघनन का ही, संघनन का ही रूप होता है। बादल संघनन का ही रूप होता है, इसे ध्यान रखिए। बादल संघनन का ही रूप होता है। नेक्स्ट बादल, आइए बादल। अब आते हैं हम लोग बादल पर। अब आइए बादल, बादल कभी कभी इससे भी जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर बादलों के कई रूप होते हैं। तो बादल होता है, मध्य बादल होता है, निम्न बादल होता है। निम्न बादल में एक बादल होता है वर्षा कपासी बादल, जो सबसे अधिक वर्षा करता है, खूब जोर से चिल्लाता भी है, गरजना भी उसका काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी वर्षा भी करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसमें वर्षा कपासी। लेकिन हम तो सभी कुछ, सभी लोगों को देखेंगे, देखेंगे बादल ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर बादल, बादल तीन प्रकार के होते हैं। बादल तीन प्रकार के होते हैं और यह कोहरे का ही विशाल रूप होता है। और यह कोहरे का, कोहरे का विशाल रूप होता है। कोहरे का विशाल रूप होता है। ठीक है, ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। पहला, अब लिखिए पहला, पहला है पक्षाप बादल, पक्षाप या उच्च बादल। पहला लिखिए उच्च बादल, उच्च बादल। बादल के ही टाइप में आता है पक्षाप, कपासी बादल, पक्षाप कपासी बादल, उच्च बादल। नाम ही उच्च है, मतलब
6,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर, उच्च का मतलब होता है 6,000 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर जो बादल रहता है हम क्या कहते हैं, कि हम उच्च बादल कहते हैं। और इसके दो स्तर होते हैं, पक्षाप कपासी है सबसे इंपॉर्टेंट, और दूसरा है पक्षाप स्तरित। पक्षाप स्तरित, इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं, ठीक है कि नहीं। पक्षाप कपासी, पक्षाप स्तरित। दूसरा है मध्य बादल। मध्य बादल नाम से ही है, मध्य है तो 2,000 से 6,000 मीटर तक मध्य बादल। मध्य बादल है 2,000 मीटर से 6,000 मीटर तक। 2,000 से 6,000 मीटर तक तो बादल है। मध्य बादल के ही रूप होते हैं। मध्य बादल के भी दो भाग हैं मुख्य रूप से, एक मध्य कपासी, दूसरा मध्य स्तरित। मध्य कपासी, मध्य कपासी और मध्य स्तरित। मध्य कपासी और मध्य स्तरित दो रूप है, ध्यान रखिएगा। मध्य कपासी और मध्य स्तरित, मध्य बादल के दो रूप हैं और इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए बेहद चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। तीसरा है निम्न बादल। तीसरा है निम्न बादल। निम्न बादल होता है नीचे, नाम से स्पष्ट है, 2,000 मीटर। 2,000 मीटर से नीचे मतलब 200 मीटर से 2,000 मीटर तक, 2 किलोमीटर तक की जो बादल होगी, 200 मीटर से 2,000 मीटर तक जो बादल होगी उसे निम्न बादल कहेंगे। और इसके भी दो रूप हैं, और निम्न कपासी, निम्न कपासी ठीक उसी तरह से निम्न कपासी या वर्षा कपासी या वर्षा कपासी और वर्षा स्तरित, और वर्षा स्तरित, वर्षा कपासी और वर्षा स्तरित। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से है वो है वर्षा कपासी। दिखेगा इन सभी बादलों में, इन सभी बादलों में, इन सभी बादलों में, इन सभी बादलों में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, इन सभी बादलों में सबसे अधिक वर्षा वर्षा कपासी से, वर्षा कपासी से सबसे अधिक वर्षा होती, सबसे अधिक वर्षा होती है। आप कुछ याद रखे ना रखे, एक संघनन याद रखिए और एक सबसे अधिक वर्षा। बादलों का प्रकार लिखवा ही दिया और वर्षा कपासी याद रखिए। और सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? वर्षा कपासी से। लेकिन इन सब का भी नाम सुन करके रखना चाहिए परीक्षा के दृष्टि से, ठीक है कि नहीं। तो इतनी बात आपके जहन के लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये जरूर याद रखिए। इसमें एक शब्द आता है पक्षाप, ठीक है कि नहीं। तो नोट में लिखिए पक्षाप क्या होता है। उच्च बादलों का समूह है, उच्च बादलों का समूह है जो 6,000 मीटर से 12,000 मीटर के बीच पाई जाती है और ये अच्छे मौसम का सूचक है। और ये अच्छे मौसम का सूचक है, ये अच्छे मौसम का सूचक है, अच्छे मौसम का सूचक है। सूचक। दूसरा है पक्षाप, ये तो देख ही लिए पक्षाप। और ये तीनों जो है, पक्षाप का जो ये तीनों भाग है, दो भाग, एक तो पक्षाप हुआ, पक्षाप कपासी हुआ, पक्षाप स्तरित। ये तीनों में वर्षा नहीं होती, वर्षा नहीं होती।
लिखेंगे उच्च बादल में, उच्च बादल के विभिन्न रूपों में वर्षा नहीं होती। उच्च बादल के तीनों रूपों में वर्षा नहीं होती है। नोट नंबर 2, उच्च बादल के तीनों रूपों में वर्षा नहीं होती है। नोट नंबर 2। नोट नंबर 3, मध्य कपासी बादल या मध्य बादल का रंग गहरा होता है और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है, और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है, उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है, हाई डेंसिटी वाले क्षेत्र है मध्य बादल का क्षेत्र। हाई डेंसिटी है, यहाँ हाई डेंसिटी है, यहाँ हाई डेंसिटी है, इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, निम्न बादल में सबसे अधिक वर्षा होती है और ये गरजता है, ये गरजता अधिक है, ये गरजता अधिक है और सबसे सघन बादल, और यह सबसे सघन बादल के रूप में जाना जाता है। यह सबसे सघन बादल के रूप में जाना जाता है। यह सबसे सघन बादल है, सबसे अधिक वर्षा करता है, सबसे अधिक गरजता भी। इसे ध्यान रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है आपका खत्म। बादलों की ही कड़ी में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बादल क्या है, संघनन का रूप है, और बादल के कई भागों के क्रम में एक निम्न बादल है जो 200 मीटर से 2000 मीटर तक के रेंज को कहते हैं। लेकिन 0 से 200 मीटर में संघनन के कई रूप मिलेंगे, और संघनन के रूप में ओस भी है, तुषार भी है, ये सब आपके क्या है, ये सब संघनन के रूप है। तो लिखिएगा नोट नंबर 4, 0 से 200 मीटर के बीच, 0 से 200 मीटर के बीच, 0 से 200 मीटर के बीच संघनन के कई रूप मिलते हैं। संघनन के कई रूप मिलते हैं, जैसे ओस, जैसे ओस, क्या ओस, तो ओस होता है जाड़े के दिनों में, ये तो एवरीडे ज्योग्राफी है। जाड़े के दिनों में होता है, पृथ्वी की सतह पर होता है, और जब ओस गिरता है तो बादल बिल्कुल क्या रहता है, साफ रहता है। तो 3 बातें लिखिए ओस। ओस पृथ्वी की सतह पे हो रहा है, ओस पृथ्वी की सतह पर हो रहा है, जाड़े के दिनों में होता है, जाड़े के दिनों में होता है, और आकाश भी साफ रहती है, और आकाश भी साफ रहती, आकाश भी साफ रहती है। वायु की गति कम होनी चाहिए, और यहाँ वायु की गति भी कम होती है। ठीक है, चलिए ये हो गया ओस। यही ओस जिन क्षेत्रों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे होता है, वहां ओस जो है किस में कन्वर्ट कर जाता है, बर्फ। ओस किस में कन्वर्ट कर जाता है, बर्फ में। और इसी संरचना को हम तुषार या फ्रॉस्ट कहते हैं, इसी संरचना को तुषार या फ्रॉस्ट कहते हैं। ओस के बाद आता है, ओस हुआ अंग्रेजी में ड्यू, और उसके बाद आता है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट को कहते हैं तुषार। ये क्या होता है, लिखेंगे ओस, ओस, ओस जब बर्फ में परिणत हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के क्षेत्र में, ओस जब बर्फ में परिणत हो जाता है, ओस जब बर्फ में परिणत हो जाता है, ओस जब बर्फ में परिणत हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस वाले क्षेत्र में, तो उसे तुषार के नाम से जानते हैं, तो उसे तुषार के नाम से जानते हैं। ठीक है,
तीसरा है धुंध। धुंध को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं मिस्ट। धुंध को क्या कहते हैं? मिस्ट। मिस्ट या धुंध कहते हैं ना आजकल, धुंध है, कोहरा है। एवरीडे ज्योग्राफी है आपका। तो मिस्ट क्या होता है? निचली सतह पर, निचली सतह पर जब, निचले सतह पर जब धुंधलेपन की अवस्था होती है, धुंधलेपन की अवस्था होती है, धुंधलेपन की अवस्था होती है, तो उसे मिस्ट नाम से जानते हैं। इसकी दृश्यता, इसकी विजिबिलिटी कहाँ तक होती है धुंध की? 1 किलोमीटर से अधिक, 2 किलोमीटर से कम। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक, 2 किलोमीटर से कम होती है। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम होती है। धुंध की दृश्यता, धुंध की दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक, नहीं दो उसको छोड़ दो। दृश्यता 1 से अधिक, 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम होती है। जाने वाले बच्चे, पढ़ने वाले, यह, इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक, 2 किलोमीटर से कम होती है। चौथा होती है कोहरा, फॉग। फॉग, चौथा है कोहरा। चौथा है कोहरा या फॉग, कोहरा, कोहरा या फॉग, कोहरा या फॉग। कोहरा और फॉग की भी यही है, देखेंगे निचली अवस्था में जलवाष्प के संघनन का, संघनन से होने वाले रूप, निचली अवस्था में जलवाष्प के संघनन से, जैसे अभी रहता है, जलवाष्प के संघनन से होने वाले रूप को कोहरा कहते हैं। और इसकी विजिबिलिटी काफी कम होती है, और इसकी विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से भी कम होती है, 1 किलोमीटर से भी कम होती है। इससे भी बढ़कर आ गया है एक स्मॉग, धूम कोहरा, जो जिसमें गाड़ी घसकती ही नहीं, क्योंकि उसकी विजिबिलिटी 5 मीटर से ज्यादा होती ही नहीं है। और उसका मुख्य कारण होता है प्रदूषण। स्मॉग का मुख्य कारण, दिल्ली वगैरह में जाइएगा, घना स्मॉग लगा होगा, उसको धूम कोहरा कहते हैं। इसकी विजिबिलिटी काफी कम होती है, इसलिए ध्यान रखिए कि ज्यादा दृश्यता के क्रम में कोहरा, कुहासा, हेत, लेकिन जो धूम कोहरा है वो काफी कम होता है और उसका कारण प्रदूषण होता है। आपके दरभंगा में कोहरा लगेगा, धूम कोहरा ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ मेट्रो है, जहाँ अधिक गाड़ियां चलती हैं, वहाँ धूम कोहरा, स्मॉग लगता है, जिसकी विजिबिलिटी काफी कम होती है। देखिएगा, धूम कोहरा या स्मॉग, धूम कोहरा या स्मॉग। चौथा है धूम कोहरा और स्मॉग। धूम कोहरा और स्मॉग, देखिएगा कि इसकी विजिबिलिटी काफी कम होती है और इसका मुख्य कारण प्रदूषण है। इसकी विजिबिलिटी काफी कम होती है और इसका मुख्य कारण, और इसका मुख्य कारण, और इसका मुख्य कारण प्रदूषण होता है। जैसे दिल्ली और उसके आसपास के, जैसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, जैसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके।
है, जैसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाके। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को देखा। इसी में एक होता है ओला, ठीक है, तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हॉल। ओला क्या होता है? जल की बूंदे जब जम जाने के कारण जो रूप में आती है उसे ओला कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे ओला या हॉल, HALL। ओला या हॉल पांचवा है। जब जल की बूंदे जम जाने पर ओला का निर्माण करता है, जिस रूप का निर्माण करता है उसे ओला कहते हैं। जिस रूप का निर्माण करता है उसे ओला कहते हैं, उसे ओला कहते हैं। और यह कपासी मेघ से गिरते 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 हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले पढ़ा आर्द्रता, दूसरा पढ़ा बादल, तीसरा हालांकि वर्षा में पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार झलक दिखला देना जरूरी है। वर्षा और तब चक्रवात और इसके बाद बूस्टर इफेक्ट। बड़े टॉपिक्स में देखा जाए तो यही दो टॉपिक्स बड़े थे जिसको मैं चाह रहा था, लेकिन कहीं इसका ऑप्शन नहीं मिल रहा था। हर जगह अपने अपने टॉपिक्स थे तो स्वाभाविक है, लेकिन जब मुझे ऑप्शन मिला तो मैंने आपके समक्ष इस टॉपिक्स को लेकर मैं पहुंचा। इसी क्रम में तीसरा लिखेंगे वर्षा। वर्षा, मुझे लगता है यहाँ तक आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वर्षा, वर्षा, बहुत अच्छा। वर्षा, वर्षा क्या होता है? वर्षा होती है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया से जब वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है, ऊंचाई पे कम तापमान होने के कारण फिर संघनन होती है, और उस कंडेंसेशन के बाद जलवाष्प की बूंदें जो पृथ्वी के तल पर गिरती है उसे हम वर्षा के नाम से जानते हैं। देखिएगा, वर्षा, 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 पृथ्वी पर उपस्थित जल, पृथ्वी पर उपस्थित जल जब वाष्पीकरण के द्वारा जब वाष्पीकरण के द्वारा जब वाष्पीकरण के द्वारा वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है, वाष्प के रूप में जब वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर कम तापमान होने के कारण के साथ संघनन करता है, तब जलवाष्प की बूंदें पृथ्वी पर जल के रूप में गिरती है। तब जलवाष्प की बूंदें पृथ्वी पर जल की बूंदें पृथ्वी पर जब गिरती है तो जलवाष्प की बूंदें पृथ्वी पर जब जल के रूप में गिरती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। वर्षा भी संघनन की प्रक्रिया से ही बनती है। वर्षा भी किससे बनती है? संघनन की प्रक्रिया से ही बनती है। कभी कभी पूछता है कि जलवाष्प पे किस क्रिया के द्वारा वर्षा की प्रक्रिया आरंभ होती है? तो संघनन को याद रखिएगा। इस प्रक्रिया को इस तरह से परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। NCERT वगैरह में भी काफी स्पष्टता से कंडेंसेशन वगैरह की चर्चा की, हालांकि मैं काफी सरल रूपों में आप तक पहुंचा दिया हूं वगैरह क्या है। अब आइए, वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। एक वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। तीन ही वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा,
दूसरी संवहनीय वर्षा और तीसरी चक्रवातीय वर्षा। देखेंगे वर्षा के 3 प्रकार हैं। पहला है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, मान लिया ये स्थल है, ये पर्वतीय वर्षा है। यहाँ पे संतृप्त हो गया, संघनन हुआ यहाँ, फिर जो है फिर जो वर्षा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। तो लिखेंगे पर्वतीय वर्षा। इसका संबंध महासागर और स्थल से होता है। इसका संबंध पर्वतीय वर्षा का संबंध, पर्वतीय वर्षा का संबंध, पर्वतीय वर्षा का संबंध महासागर एवं स्थल से होता है। महासागर एवं स्थल से होता है। महासागर एवं स्थल से होता है। सागर से आने वाली हवा, लिखेंगे सागर से आने वाली हवा, चलिए यहाँ सागर से हवा आ रही है, सागर से आने वाली हवा, सागर से आने वाली हवा पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती है। पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती है। सागर से आने वाली हवा पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठती है और उसका विस्तार होता है, और उसका विस्तार होता है। जब ये हवा ऊपर उठती है तो इसका तापमान कम होता जाता है। फिर लिखिए, और यह हवा जब ऊपर उठती है तो तापमान कम होने लगता है और यह संतृप्त हो जाती है। तो हम लोग कहते हैं संतृप्त स्टेज, यह संतृप्त हो जाती है कि नहीं? ऊपर उठती है और यह संतृप्त हो जाती है और फिर संघनन होकर बादल का निर्माण करती है, और फिर संघनन होकर संघनन होकर बादल का निर्माण करती है, और फिर ये दूसरी तरफ ये पानी बनकर नीचे गिरता है, और दूसरी तरफ पानी बनकर नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। क्या? क्या? नीचे गिरता है और तापमान में वृद्धि होता जाता है, और तापमान में वृद्धि होता है, तापमान में वृद्धि होता है। इस तरह से ऐसे वर्षा को हम लोग पर्वतीय वर्षा के नाम से जानते हैं। जिस जगह पर वर्षा होगी पर्वत में तो उसको हम लोग वर्षा पोषित क्षेत्र कहेंगे, और जहां वर्षा नहीं होगी, जैसे ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी तो इसे हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे भारत का पूना का क्षेत्र लिख देंगे, भारत का पूना का क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दूसरी वर्षा होती है जिसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं, कन्वेंशनल वर्षा। ठीक है, तो लिखेंगे संवहनीय वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा के बाद है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, ठीक है, यह वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होता है। यह वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्र में होता है। सामान्य वर्षा उच्च तापमान वाले क्षेत्र में होता है और बिना किसी पर्वतीय बाधा के
वायु का उत्थान होता है और बिना किसी पर्वतीय अवरोध के, बिना किसी पर्वतीय अवरोध के वायु का निर्माण होता है, वायु का उत्थान होता है, वायु का उत्थान होता है। भारत में मानसून के पहले होने वाली वर्षा, भारत में मानसून के पहले होने वाली वर्षा जैसे मैंगो सॉबर, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर, बेवाट, मावट जैसे जैसे मानसून पूर्व कौन कौन सी वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा कभी नहीं भूलिएगा परीक्षा के लिए, मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा जैसे है काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर, मावट, मैंगो सॉबर, मैंगो सॉवर इत्यादि, मैंगो सॉवर इत्यादि, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर, मावट, मैंगो सॉबर इत्यादि इत्यादि। इसे हम सामान्य वर्षा के नाम से इसे हम सामान्य वर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा है कि दो अक्षांश, माने कैसा अक्षांश होगा, उच्च अक्षांश और मध्य अक्षांश के बीच जो चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा है। मतलब चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में निम्न वायु का क्षेत्र, उसके कारण जो उत्पन्न वर्षा है तो उसको हम लोग चक्रवातीय वर्षा के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे चक्रवातीय वर्षा उच्च और मध्य अक्षांश में होती है, उच्च और मध्य अक्षांश में होती है, उच्च और मध्य अक्षांश में होती है, या दो वायु क्षेत्र में होता है, दो वायु क्षेत्र में होता है, 0 से 30 और 30 से 60, 0 से 30 और 30 से 60, 30 से 60, उसे हम लोग चक्रवातीय वर्षा के नाम से में लिखेंगे। उल्लेखनीय है कि चक्रवात एक निम्न दाब केंद्र होता है, निम्न वायुदाब केंद्र होता है। चक्रवात साइक्लोन एक निम्न वायुदाब केंद्र होता है और उसके चारों ओर उच्च दाब का क्षेत्र होता है, उसके चारों ओर उच्च दाब का क्षेत्र होता है, के चारों ओर उच्च दाब का क्षेत्र होता है, के चारों ओर उच्च दाब का क्षेत्र होता है। प्रति चक्रवात ठीक इसका उल्टा होता है, प्रति चक्रवात ठीक इसके उल्टा होते हैं, प्रति चक्रवात ठीक इसके उल्टा होते हैं, ठीक इसके उल्टा होते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि चक्रवात के कई देशों में स्थानीय नाम के रूप में जानते हैं, जैसे चीन, कोरिया, जापान में टाइफून, चीन, कोरिया, जापान में टाइफून, चीन, कोरिया, जापान में टाइफून के नाम से जानते हैं, टाइफून के नाम से जानते हैं। जबकि कैरिबियन सागर में हरिकेन, जबकि कैरिबियन सागर में हरिकेन, कैरिबियन सागर हुआ वेस्ट इंडीज, जबकि कैरिबियन सागर में हरिकेन, कैरिबियन सागर में हरिकेन, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बिली-बिली, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बिली-बिली, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बिली-बिली,
पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में बिली विली, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर, ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण हैं। ये सभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उदाहरण हैं। नोट, चक्रवात के बाहरी क्षेत्र को एनुलर कहते हैं। चक्रवात के बाहरी क्षेत्र को एनुलर के नाम से जानते हैं। चक्रवात के बाहरी क्षेत्र को एनुलर के नाम से जानते हैं। एनुलर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखें कि अमेरिका में चक्रवात का स्थानीय नाम टॉर्नेडो है। ध्यान रखें, अमेरिका में चक्रवात का स्थानीय नाम टॉर्नेडो है। टॉर्नेडो है। ठीक है, बस तो इतनी बातें आप यदि चक्रवात के संबंध में भी ध्यान में करके रख लेते हैं तो चक्रवात की भी, हालांकि मैं पूरे ज्योग्राफी में जगह जगह टॉर्नेडो, हरिकेन, बिली ऐसे सारे बिंदुओं को मैं जगह जगह देखा भी हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ज्योग्राफी के जितने भी शेष भाग थे उसको आपने देख लिया है और थोड़ा सा अपने स्तर से भी एनसीईआरटी पढ़ें, समसामयिक घटना चक्र जरूर बना लें। और क्योंकि अब ज्योग्राफी की अध्याय को अब समाप्त की जा रही है, इसी क्रम में हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं बूस्टर फैक्ट। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले बूस्टर फैक्ट में लिखिए मेगाथर्म। मेगाथर्म ऐसे प्रदेश को कहते हैं जहां पूरे वर्ष 20 डिग्री से अधिक टेम्परेचर होता है, जबकि जीरो थर्म उस क्षेत्र को कहा जाता है, जबकि जीरो थर्म उस क्षेत्र को कहा जाता है जहां निम्न वर्षा और उच्च वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है ट्रांसपीरेशन, पौधे में वाष्प के निकलने की प्रक्रिया, तो हम फोटोमीटर से भी मापते हैं। वाष्प उत्सर्जन, जहां अधिक वाष्प उत्सर्जन और निम्न यदि वर्षा होती है तो हम उसे जीरो थर्म इलाका कहते हैं, याद रखिए। इसी क्रम में आपको जानकारी में मैं दे दूं कि एक कोपेन थे जलवायु विशेषज्ञ, जिन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। उसी 4 भागों में ये 2 भाग है जो काफी महत्वपूर्ण है टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे मैंने आपके समक्ष रखा। लिख देंगे, ध्यान में रखें कि कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण को 4 भागों में वर्गीकरण किया। 4 भागों में वर्गीकरण किया। पहला तापमान, दूसरा वर्षा, तीसरा आर्द्रता, चौथा वनस्पति। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वनस्पति। इसी 4 आधार पर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। ठीक है, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट, गंगा का मैदान एक विशिष्ट जलवायु प्रदेश के रूप में जानते हैं, जिसे CWG के द्वारा हम निरूपित करते हैं। गंगा का मैदान एक विशिष्ट जलवायु
प्रदेश के रूप में जानते हैं, जिसे CWG के नाम से जानते हैं। गंगा के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? CWG के नाम से जानते हैं। कभी इस तरह के भी तथ्य आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, याद रहे समुद्र में कटक अटलांटिक और हिंद महासागर में अधिकता में मिलता है। समुद्र में कटक अटलांटिक और हिंद महासागर में अधिकता में पाया जाता है। चेगोस कटक हिंद महासागर में है। चेगोस कटक हिंद महासागर में, चेगोस कटक हिंद महासागर में। तीसरा या चौथा, महासागर का अधिकांश भाग जो बेसॉल्ट चट्टान का बना होता है, ऐसे क्षेत्र को गायट के नाम से जानते हैं। महासागर का अधिकांश भाग जो बेसॉल्ट चट्टान का बना होता है, बेसॉल्ट चट्टान का बना होता है, उसे गायट के नाम से जानते हैं। गायट के नाम से जानते हैं। उल्लेखनीय कि हिंद महासागर का लक्षद्वीप आरंभ में ग्वायट ही था। हिंद महासागर का लक्षद्वीप आरंभ में ग्वायट ही था, जिस पर प्रवाल भित्ति का विकास हुआ। ने कंकाल के अवशेष बनते गए और इस तरह से मूगा चट्टान के रूप में, प्रवाल भित्ति के रूप में, कोरल रीफ के रूप में वो विकसित हुआ। वही लिखवा रहा हूँ कि हिंद महासागर में लक्षद्वीप आरंभ में ग्वायट ही था, जो कालांतर में मूगा चट्टान के रूप में विकसित हुआ। आरंभ में ग्वायट ही था, जो किस चट्टान के रूप में विकसित हुआ? जो 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 प्रवाल भित्ति के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट, महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति। महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण मुख्य रूप से होती। इसके अतिरिक्त वायुमंडलीय दाब, तटीय संरचना इत्यादि भी महासागरीय जलधारा का निर्माण करती है। आप लोग की जानकारी में है ही, लेकिन मैं फिर से देना चाहूंगा कि तटीय संरचना में गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक में काफी प्रसिद्ध है गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की जलधारा, अल्मिंजर की जलधारा, लेब्राडोर केनारी, ये सब काफी महत्वपूर्ण है। उसी क्रम में दक्षिणी अटलांटिक में मुख्य रूप से बेगुआला, फॉकलैंड, इन सब की जलधारा को जरूर ध्यान में रखिएगा। और गल्फ स्ट्रीम वगैरह तो गर्म जलधारा है, जिसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। नॉर्वे और अल्मिंजर की जो धारा है वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो अटलांटिक की उत्तरी अटलांटिक के क्षेत्र में ही बहती है, और उसे हर संभव स्थिति में याद करके रखें।
उत्तरी अटलांटिक सागर में एक जलधारा और है, या एक सागर काफी इंपॉर्टेंट है जो काफी शांत क्षेत्र है, सार्गेसो। और उत्तरी अटलांटिक सागर के मध्य में इस सार्गेसो सागर का विकास हुआ है, जिसे कभी नहीं भूलेंगे कि सार्गेसो सागर कहाँ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो नोट में लिख दीजिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में हाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर का विकास हुआ है, सार्गेसो सागर का विकास हुआ है। लास्ट नोट की कड़ी में हम लोग हैं, लिख देंगे। भूलेंगे नहीं कि कनाडा और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में, भूलेंगे नहीं, कनाडा और अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा मिल जाते हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधारा मिल जाती है, इससे धुंध का विकास होता है, इससे धुंध का विकास होता है और प्लैंकटन बनता है, और प्लैंकटन बनता है, प्लैंकटन बनता है। एक आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, मैसेज के माध्यम से, मैसेज खुला हुआ है ना, मैसेज के माध्यम से जानूंगा कि मासिन राम के बाद विश्व में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? 1 2 3 यदि पूछे तो क्या जवाब देंगे? मैसेज में दीजिए, मासिन राम के बाद सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? बच्चे लोग, मासिन राम के बाद सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? चेरापूंजी में नहीं, मासिन राम जो मेघालय में है वहाँ सबसे अधिक बारिश होती है 1216 सेंटीमीटर। उसके बाद सबसे अधिक बारिश जो है पागो पागो सबोया में है। तो लिखेंगे मासिन राम के बाद, मासिन राम के बाद सबसे अधिक बारिश वाले क्षेत्र पागो पागो समोया में है, पागो पागो समोया में है। और तीसरे नंबर पे माउल मीन, और तीसरे नंबर पे माउल मीन, माउल मीन म्यांमार में। तीसरे नंबर पे माउल मीन म्यांमार में है, म्यांमार में है। बस सारी गर्म स्थानीय पवन, ठंडी स्थानीय पवन को हम लोग पिछले दिन देख दिए हैं। आपकी लगातार पढ़ाई के बाद छुट्टी भी होती रहती है, तो कृपया कर रिवीजन पे बल दें और जैसे जो रूटीन जाता है उसको फॉलो अप करने का प्रयास करें। टेस्ट अवश्य दें, ठीक है कि नहीं? और हालांकि इस वर्ष इस सप्ताह में मैं आपके मकर संक्रांति के कारण कक्षा न ले सका, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि उस लगातार कई दिनों तक, 7 दिनों तक मैं लगातार आपके समक्ष अगले सप्ताह में कक्षा लेता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और ज्योग्राफी की समापन की मैं घोषणा करता हूँ इस बिंदु के साथ कि कोई भी कक्षा कभी समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। फिर भी एक लॉजिकल एंड किया जाता है। अब आप लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी में जुट जाए। कल हम सबसे पहले बीपीएससी की फिर से एक रणनीति के साथ, और फिर हम इकोनॉमिक्स की शुरुआत करेंगे। और इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स की कॉपी बना लेंगे। 20 तारीख से विधिवत विस्तार से हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत